Hello students, this is जावेद वानी, your teacher। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा पार्ट जो है, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वो किस तरह की थी 18th सेंचुरी में। तो आप अपने सामने बुक रखिए, आप बुक को खोलिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको जो है बात भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो क्या हुआ कि इन 1774 जो लॉइस एक्सवीआई ऑफ बॉरबोन फैमिली था, उन्होंने क्या किया, ही एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। यानी इन 1774 में क्या हुआ, जो लॉइस एक्सवीआई है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस का जो थ्रोन है उसे एसेंड किया और वो जो है फ्रांस के ये किंग बन गए। कब? 1774 में। लेकिन जब एक किंग बन गए 1774 में, तो क्या हुआ उस वक्त फ्रांस के पास बिल्कुल एक एम्प्टी ट्रेजरी थी, वहाँ पे बिल्कुल एक खाली खजाना था। तो फ्रांस जो है, उस वक्त फ्रांस बहुत गरीब हो चुका था। इकोनॉमिकली फ्रांस की जो वेल्थ थी वो सारी ड्रेन हो चुकी थी। फ्रांस के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। जितना भी फ्रांस के पास सारा पैसा था वो खर्च हो चुका था। खर्च क्यों हो चुका था? क्योंकि फ्रांस ने बहुत लंबी लंबी जंगें लड़ी थी। आपको पता है, जब किसी जगह जंग लड़ी जाती है तो उस जंग को लड़ने में बहुत खर्चा आता है। इसी तरह से क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो काफ़ी जंगों में शामिल हो चुका था और फ्रांस ने क्या कर दिया, उसके जो फिनेंशियल रिसोर्स जो फ्रांस के थे वो सारे ड्रेन हो चुके थे। वो सारे रिसोर्स जो हैं वो ड्रेन हो चुके थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने मदद की थी। जो लॉइस एक्सवीआई फ्रांस जो है, उसने क्या किया था, उसने हेल्प किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी, किससे? कि वो क्या करे, कि वो आज़ादी, इंडिपेंडेंस हासिल करे फ्रॉम कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी कौन था उनका? यूएसए। यानी वो यूएसए से क्या करे, यूएसए से वो क्या करे, यूएसए से वो मदद हासिल की थी। यूएसए से वो आज़ादी हासिल करे। वो फ्रांस ने मदद की थी 13 यूएस कॉलोनीज़ को कि वो क्या करे, कि वो यूके, यूनाइटेड किंगडम से क्या करे, वो आज़ादी हासिल करे। सॉरी, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। तो यूके असल है, तो यूके से वो अपनी आज़ादी हासिल करे। अब ये जंग जो है, ये जंग जो हुई थी, दिस वॉर जो है, इसने क्या कर दिया, इसने 2 बिलियन लिवर्स क्या कर दिया था, और डेबिट का इजाफा कर दिया। इसने क्या कर दिया, 2 बिलियन लिवर्स का डेबिट में इजाफा कर दिया था। यानी फ्रांस के पास ऑलरेडी जो कर्जा था, उस कर्जे के अलावा जो है और 1 बिलियन का क्या हुआ कि उससे कर्जा बढ़ गया। अब टोटल कितना हो गया? अब टोटल 2 बिलियन लिवर्स हो गया। यानी फ्रांस के पास पहले 1 बिलियन लिवर्स का कर्जा था, अब जो है अब 1 और बिलियन लिवर्स का कर्जा हुआ। इस तरह से क्या हुआ कि फ्रांस के पास टोटल अब 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा हुआ। अब क्या हुआ उसके बाद, जब कर्जा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, अब जो लेंडर्स थे, लेंडर्स बेटा वो होते हैं जो कर्जा देते हैं, जो लोन देते हैं। इन्होंने क्या कर दिया था, जो लेंडर्स थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। कितना परसेंट? 10% इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब ये 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट ले रहे हैं। किस चीज़ पे 10% का इंटरेस्ट ले रहे हैं? जो इन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट को कर्जा दे दिया है। अब इससे क्या हुआ, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो और कर्जे में डूब गई। अब 1 बिलियन लिवर्स पहले से कर्जा था, अब दूसरा बिलियन लिवर्स भी कर्जा हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो यूएसए को हेल्प की
आज़ादी हासिल करने में फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम यूके से। अब इससे क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, अब फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। तो जो लॉयस एक्सवीआई थे, इसने क्या कर दिया, इसने फैसला किया कि वो क्या करेगा कि वो टैक्सेस और इम्पोज करेगा। वो और टैक्सेस इम्पोज करेगा किन के ऊपर, लोगों के ऊपर वो और टैक्सेस इम्पोज करेगा। तो इससे जब उन्होंने कहा कि वो लोग के ऊपर और टैक्स इम्पोज करेगा, तो इससे क्या हो गया कि इससे फ्रांस में जो लोग हैं उन्हें और टैक्सेस देने पड़ रहे थे। लेकिन उस वक्त आपको पता होना चाहिए जो फ्रांस की सोसाइटी जो 18वीं सेंचुरी में थी वो डिवाइडेड थी इनटू 3 स्टेट्स। वहाँ पे कितने स्टेट्स थे, वहाँ पे 3 स्टेट्स थे। तो पहला स्टेट जो है वो क्या था, वो क्लर्जी का स्टेट था। यानी क्लर्जी कौन होते हैं, पीपल रिलेटेड टू द चर्च। वो क्लर्जी का स्टेट था, जो लोग चर्च से रिलेटेड होते हैं, लाइक फादर होता है, बिशॉप होता है, और भी बहुत सारे जो पास्टर्स होते हैं वो क्लर्जी के ज़ुमरे में आते हैं, वो क्लर्जी कहलाते हैं। उसके बाद नोबिलिटी होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, तो वो दूसरा स्टेट था। उसके बाद था थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट कौन था, इसमें पहले बिग बिजनेसमैन आते थे, बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, और उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। तो ये 3 ग्रुप्स जो थे वहां पे। लेकिन इन तीनों के तीनों में कौन थे, सिर्फ जो पहला स्टेट था क्लर्जी, ये भी टैक्स नहीं देता था। दूसरा जो नोबिलिटी थी ये भी टैक्स पे नहीं करता। सिर्फ जो थर्ड स्टेट जो है ये टैक्स पे करता था। यानी पहले के 2 स्टेट जो है टैक्स पे नहीं करते थे। तो अब इससे क्या हो गया, जब पहले के 2 स्टेट्स टैक्स पे नहीं करते थे, तो उसमें सिर्फ जो थर्ड स्टेट था वही टैक्स पे करता था। तो अब इससे क्या हुआ कि इससे हुआ ये कि जो थर्ड स्टेट है उससे टैक्स देने का और भी बोझ बढ़ गया। लेकिन जो थर्ड स्टेट जो था उसमें जो सबसे निचला तबका जो था, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स, उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा। जो वहाँ पीजेंट्स थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे। यानी फ्रांस में जितनी भी पॉपुलेशन थी उनकी 90% जो लोग थे वो पीजेंट्री का काम करते, यानी वो काश्तकारी का काम करते थे, वो खेती बाड़ी काम करते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको अपनी बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, उनको कोई भी ज़मीन अपनी नहीं थी। उनमें से बहुत कम नंबर जिनके पास अपनी ज़मीन थी। तो वेरी स्मॉल नंबर ऑफ देम ओनर द लैंड। उसमें क्या हुआ, ऑलमोस्ट 60% ऑफ लैंड जो है, 60% ऑफ लैंड जो था वाज ओनर्ड बाई नोबल्स। कौन ओन करते, नोबल्स एंड चर्च। और चर्च में कौन रहते, क्लर्जी। यानी 60% ऑफ लैंड किसके पास था, नोबल्स के पास, चर्च के पास, और जो रिच मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट थे। थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स कौन थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एटसेट्रा। तो ये थर्ड स्टेट के बहुत ही बड़े मेंबर्स थे। यानी आपको याद रखना पड़ेगा जो 90% ऑफ पॉपुलेशन फ्रांस की थी वो पीजेंट्री का काम करती, लेकिन उनके पास अपनी बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। जो 60%, जो 60% जो लैंड था वो या तो नोबल्स का था, या तो चर्च का था, या तो वो रिच पीपल का था। अब जो पहले 2 स्टेट्स थे, ठीक है ना, जो पहले 2 स्टेट्स थे, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट जो थे वो क्या थे, दैट इज क्लर्जी। वो क्लर्जी था और नोबिलिटी थी। जो पहले 2 स्टेट्स थे क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उसमें क्या था, वायर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। उन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी भी किस्म का टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वो किसी भी किस्म का टैक्स पे नहीं कर रहे थे। बल्कि जो नोबल्स थे उनके अलावा क्या थे, वो टैक्सेस चार्ज करते इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, इन द फॉर्म ऑफ फ्यूडल ड्यूज। तो वो फ्यूडल ड्यूज की फॉर्म में टैक्सेस चार्ज करते थे। और टैक्सेस किन से चार्ज करते, पीजेंट से टैक्सेस चार्ज करते थे। उसके अलावा क्या था, जो चर्च था, चर्च भी क्या करता,
चर्च भी टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करता, चर्च भी टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करता, यानी चर्च भी जो है वो टैक्सेस ले रहा था। किसकी फॉर्म में? तिथस की फॉर्म में। और किन से टैक्स ले रहा था? फ्रॉम द पीजेंट्स। अब आपको समझ आएगा यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं वो नोबल्स को भी टैक्स देते और वो किसको? वो चर्च को भी टैक्स दे रहे थे। उसके अलावा जो बाकी थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, चाहे उसमें बिजनेसमैन आ जाए, मर्चेंट्स आ जाए, कोर्ट ऑफिसर्स आ जाए, पीजेंट्स आ जाए, आर्टिजन्स आ जाए, लैंडलेस लेबरर्स आ जाए, सर्वेंट्स आ जाए, सबको किसको टैक्स देना पड़ता? स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। यानी जो पीजेंट्री थे उन्हें स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था, उन्हें क्लर्जी को भी टैक्स देना पड़ता था और उन्हें नोबल्स को भी टैक्स देना पड़ता था। अब टैक्स था, ये डायरेक्ट टैक्स भी था। डायरेक्ट टैक्स मतलब हुआ जैसे आज के ज़माने में हम इनकम टैक्स देते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम अपनी आमदनी से उठाते हैं, एक हिस्सा अपनी इनकम का एक हिस्सा उठाते हैं और वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए वो टैक्सेस जो हम इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स देते हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर बाई डिफ़ॉल्ट एक टैक्स लगा होता है और वो टैक्स हम क्या करते हैं? वो हम पे करते हैं। उसी के ज़माने में जैसे एवरीडे लाइफ उस फ्रांस में थी, जैसे उस ज़माने में साल्ट पे टैक्स था, साल्ट टैक्स। तो साल्ट टैक्स जो है ये बहुत ही बड़ा टैक्स लगता था, साल्ट टैक्स। और किसके ऊपर? और तंबाकू के ऊपर, तंबाकू के ऊपर भी उस ज़माने में टैक्स लगाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स। और इस तरह से क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा टैक्सेस देने का। वो थर्ड स्टेट का सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ वो पीजेंट्री हुए, वो पीजेंट सेक्शन हुए, क्योंकि उन्हें तीनों को टैक्स देने पड़ते। उन्हें नोबिलिटी को भी टैक्स देना पड़ता, क्लर्जी को भी टैक्स देना पड़ता और क्या कहते हैं उसको, स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता। और जो थर्ड स्टेट का रिच सेक्शन था उन्हें स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता। यानी इन शॉर्ट पहला जो नोबिलिटी था, क्लर्जी था, दूसरा नोबिलिटी था, वो दोनों टैक्स से एग्जम्प्टेड थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना था। जो निचला वाला तबका है, थर्ड स्टेट है, उसमें जो भी कोई फॉर्म करता है उन्हें क्या? उन्हें टैक्स देना पड़ता। जो सारा का सारा बर्डन जो है, जो स्टेट का बर्डन था वो किस पे? वो थर्ड स्टेट पे आ गया। इस तरह से जो थर्ड स्टेट है वो बहुत ज़्यादा बदजन हो गया और वो थर्ड स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एलिनेशन बढ़ गई टुवर्ड्स द गवर्नमेंट of Louis XVI of France, who was very absolutist, who was a despotic ruler and who was very क्रूअल रूलर। तो इस तरह से क्या हो गया, फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा बदजुनी जो है, एलिनेशन जो है वो फैल गई थर्ड स्टेट के अंदर। इसके बाद क्या हुआ और इस एलिनेशन ने किस तरह से रोल प्ले किया फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जो अगला टॉपिक होगा वो होगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो थर्ड स्टेट है उसने किस तरह से स्ट्रगल की, सर्वाइव करने की, और थर्ड स्टेट ने ही किस तरह से काम किया एक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में, वो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट कि इन्हें अपलोड करना बड़ा ईजी हो जाए और आप जो हैं जल्दी से जल्दी इन्हें देखें, इन्हें पढ़ें और इनसे आप फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं मेरे इस कोशिश को और लोगों तक पहुंचाए। अगर आप और लोगों को पहुंचाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक अगर आप ये वीडियोस पहुंचाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा और आपको भी जो है, आपके दिल को भी बड़ा सुकून और तस्कीन हो जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन आती है और ताकि मैं आपके लिए और भी नए और अच्छे वीडियोस बना के लाऊं। दिन ब दिन इंशाल्लाह अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, इनके अंदर और इनोवेशन हो जाएगी और टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। तो जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी इस कोशिश को सराहोगे, आप इससे फ़ायदा हासिल करोगे। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को आप लाइक भी कर दीजिए। कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको PDF चाहे वो भी आपको मिलेगा। तो
आपको है एक टेलीग्राम के ज़रिए आपको जो है अगले कुछ दिनों में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका आपको PDF भी की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। बहुत जल्द मैं आपके सामने थर्ड जो पार्ट होगा उसको लेके आ जाऊंगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।